किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत से जुड़ी जो भी हलचलें हो रही होती हैं, जो भी कुछ नए बदलाव हो रहे होते हैं, उनकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। माध्यम रहते हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि, स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ खास रहने वाला है, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है सीधा मंत्रालय से। किसान भाइयों बहनों, जब भी आप खेतों में बीजों की बुआई करते हैं, उससे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि सही तरीके से उनका उपचार कर लें। अब ये उपचार कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से DPPQS फरीदाबाद के उप निदेशक डॉक्टर VD निगम। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। बीज उपचार एक व्यवहारिक विधि है जिसमें रोगों व कीटों की मुक्त रखने के लिए इनको हम ताप या रसायन या जैव कीटनाशकों द्वारा उपचारित करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कीटों और बीमारियों की रोकथाम करना है। बीज उपचार की मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, जैसे सूखा बीज उपचार। इसमें हम एक बर्तन लेते हैं, हो सके तो मिट्टी का बर्तन ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें हम बीज को रख लेते हैं और बीज पे थोड़ा नमी का छिड़काव करते हैं और उसमें जो अनशोषित मात्रा है जैव कीटनाशकों का, उसको डस्टिंग कर देते हैं और उसको अच्छे से मिला के छाया में रख देते हैं। इसी तरीके से अगर हम खुले में जैसे तिरपाल या फर्श पे भी बीज को फैलाकर उसमें हल्का पानी का छींटा मारते हैं तथा अनुशंसित जो जैव कीटनाशक है उसका बुरकाव करके उनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बुआई से पहले करीब करीब छाया में 12 से लेके 24 घंटे तक अगर रख देते हैं, उसके बाद अगर हम बुआई करते हैं तो बहुत फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा दूसरी विधि है स्लरी विधि, जिसमें हम स्लरी या घोल बनाकर जैव कीटनाशकों का तैयार करते हैं। इसमें हम बीज को डीप कर देते हैं और 1-2 घंटे बाद बुआई करते हैं। तीसरी विधि हमारी बीज पैलेटिंग। यह एक कमर्शियल विधि है जिसमें बड़े पैमाने पे कमर्शियल तरीके से बीज उपचार करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इसमें बीज पैलेटिंग एक मशीन और तकनीकी के माध्यम से किया जाता है, जो बीज को एक सुदृढ़ आकार देकर इनको उपचारित किया जाता है। इसके लाभ, बीज उपचार के कई सारे लाभ हैं, जैसे बीज की सुसुप्तावस्था तोड़ना, बीज जनित जो रोग हैं उनको रोकथाम करना तथा मृदा जनित रोगों को खत्म करना। ये हमारे बीज उपचार के लाभ है। इसके अलावा अगर हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया का कल्चर निषेचित करते हैं तो वो बीज को एक आवरण के रूप में उसको सुरक्षा और पोषक प्रदान करता है। बीज उपचार मुख्य रूप से हम लोग कई सारे जैव कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम। यह एक फफूंद है। इस फफूंद के माध्यम से हम बीज को उपचार करते हैं। बीज उपचार के लिए करीब 5 ग्राम पर किलो बीज को उपचारित किया जा सकता है। बीज उपचार की जो मैं विधि बताया हूँ, सूखा बीज उपचार या स्लरी बीज उपचार के माध्यम से किया जा सकता है। अगर हमको पौध का भी उपचार करना है तो हम घोल बना के नर्सरी को करीब आधे घंटे तक उसमें भिगो के रख देते हैं, ताकि उसके जड़ों और तने पर जो भी फफूंद पनप रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया जनित फफूंद होते हैं जिसको हम बैसिलस सबटिलिस कहते हैं। इसमें हम 10 ग्राम 1 किलो सीड के लिए उपचारित करते हैं। इससे हमारी तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं, जैसे कि टमाटर में अर्धगलन, पत्ती ब्लाइट, झुलसा रोग जिसको बोलते हैं। इसके अलावा
विल्ट की भी समस्या काफ़ी हद तक कम की जा सकती है। मिर्ची में एंथ्राक्नोज की बीमारी को भी काफ़ी हद तक इससे उपचारित किया जा सकता है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज के हमारे इस सेगमेंट में हम बात करेंगे नींबू की खेती के बारे में। जी हाँ, नींबू का बाग आप किस तरह से लगा सकते हैं, कौन सी सस्य क्रियाएं कर सकते हैं, कैसे अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, रोग, कीट और खरपतवारों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। आइए इन तमाम जानकारियों को हासिल करने के लिए रुख करते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान का। विश्व में नींबू का सबसे अधिक उत्पादन भारत में ही होता है। यहाँ विश्व के कुल नींबू उत्पादन का 16% पैदा किया जाता है। भारत में हर साल 3.17 लाख हेक्टेयर में नींबू की खेती होती है। इसकी व्यावसायिक खेती करके अच्छी कमाई की जा सकती है। नींबू में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। साथ ही नींबू पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दुनिया भर में नींबू का उपयोग तरह तरह के व्यंजनों में किया जाता है। अपनी गुणवत्ता और स्वास्थ्य वर्धक होने के कारण बाजार में नींबू की मांग हमेशा ही बनी रहती है। जैसा कि देखा जा रहा है कि किसानों का रुझान अब बागवानी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें नींबू के बाग लगाने में किसान ज्यादा रुचि लेने लगे हैं, क्योंकि नींबू के बाग किसानों के लिए अच्छी खासी आमदनी का जरिया बन रहे हैं। ऐसे में नींबू की बागवानी करते समय कुछ मुख्य बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। नींबू की उन्नत किस्मों का चुनाव करें। हल्की दोमट मिट्टी नींबू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नींबू के पौध की रोपाई का सबसे अच्छा मौसम जून से अगस्त तक का है। पौधे के तने के विकास के लिए प्रारंभिक अवस्था में विकसित हुए पहले 40 से 50 सेंटीमीटर में सभी नई टहनियों को हटा दें और पौधे का केंद्र खोला रखें, ताकि पौधे अच्छी तरह बढ़ पाएं। खरपतवार नियंत्रण कर फसलों का खास ख्याल रखें। हाथ से ही निराई गुड़ाई करते रहें। पौधों को फल मक्खी और शूट बोरर जैसे कीटों से बचाएं। साथ ही पौधों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी करते रहें। नींबू की खेती में अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई का विशेष ध्यान रखना होता है। किसान भाई जून तक 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इस फसल में वर्षा ऋतु में सिंचाई नहीं की जाती। वहीं सितंबर से दिसंबर तक 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। नींबू के अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों में कुछ इस प्रकार हैं: कागजी नींबू, प्रमालिनी विक्रम या पंजाबी बारहमासी, चक्रधर, PKM 1 और साई सरबती। नींबुओं के इन सभी किस्मों में अलग अलग खूबी है। किसान भाई अपने क्षेत्र विशेष के अनुसार इनका चयन कर अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम पश्चिम बंगाल और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में इस समय टमाटर और मिर्च की रोपाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही तैयार आलू की खुदाई पूरी करें और खुदाई के बाद कंधों को छायादार स्थान पर सुखाएं। यहां अदरक और हल्दी की रोपाई करें और रोपाई के तुरंत बाद हरे पत्तों से मल्चिंग करें। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में मूंग की बुवाई पूरी करें। इसके साथ ही जूट की बुवाई के लिए खेत तैयार करें और बुवाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र में ही अगर मक्के की फसल पकने की अवस्था में हो तो सिंचाई रोकें और 5 दिन बाद कटाई शुरू करें। यहीं टमाटर के फूल झड़ने से बचाने के लिए सिंचाई करें।
पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में गेहूं की कटाई पूरी करें। यहीं इस समय मक्के की फसल में सिंचाई करें। वहीं गांगेय पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाकों में धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस मौसम में पपीता और आम के छोटे फलों को गिरने से रोकने के लिए दोपहर के समय रिंग सिंचाई करें। पश्चिम बंगाल के लेटराइट और लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों के किसान इस समय तिल की बुवाई करें, लेकिन बुवाई से पहले हल्की सिंचाई करें ताकि अंकुरण बेहतर हो। यहीं इस समय तरबूज की बुवाई के लिए खेत की तैयारी जारी रखें। वहीं झारखंड के पश्चिम पठारी क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में रबी फसलों की कटाई के बाद उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। किसी भी प्रकार का छिड़काव केवल साफ मौसम में ही करें। यहाँ के सिंचित क्षेत्रों में चारे के रूप में ज्वार की बुवाई करें। इसके साथ ही यहाँ धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। जहाँ धान की रोपाई को 6 से 7 सप्ताह हो चुके हैं, वहाँ धान में निराई गुड़ाई के बाद यूरिया की दूसरी खुराक प्रति एकड़ 25 से 28 किलोग्राम की दर से दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी अलग सोच के चलते, अपनी कड़ी मेहनत के चलते वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जहां वो अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। तो फिर आइए मुलाकात करते हैं आज के हमारे सफल किसान से, जानते हैं उनकी सफलता की कहानी हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के माध्यम से। वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। इसे केंचुओं के माध्यम से वनस्पतियों को विघटित करके बनाया जाता है। खास बात यह है कि गोबर खाद की तरह इसमें बदबू नहीं आती। नितिन महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 15 साल तक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करने के बाद इन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इस तरह 2020 में नौकरी से इस्तीफा दिया और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। यूनिट लगाने से पहले इन्होंने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लिया। 2020 में एक अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर करके 5 दिन का मैंने स्किल का ट्रेनिंग केवी के नारायणगांव में लिया था। वो ट्रेनिंग करते समय ऑलरेडी हमने 30x60 छोटे शेड में वर्मी कंपोस्टिंग चालू किया था। रूरल एरिया में उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा था। तो हमने स्टार्ट करते टाइम पहले 2 सेगमेंट कर लिए। एक सेगमेंट था एक अर्बन सेगमेंट और एक रूरल, ये 2 सेगमेंट पहले से डिसाइड किए थे। तो वो सेगमेंट को कैसे हिट कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग में जो हमारा लैकुनस था, मतलब प्रॉब्लम क्या था कि वर्मी कंपोस्ट तो सभी लोग बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं या फिर जिसके पास अपना खुद का जानवर है, वो लोग, बहुत से लोग इंटरेस्टेड है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। बट उसको एनरिच करके
कैसे हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। वो ट्रेनिंग हमें KVK नारायणगांव से मिला। ट्रेनिंग में जैसा सिखाया था वैसे बेड बना के एक 200 बाय 50 का एक शेड बना लिया। 25 टन्स का कैपेसिटी का हमारा कैपेसिटी है, मंथली कैपेसिटी 25 टन हम वर्मी कंपोस्ट निकाल सकते हैं। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कम जमीन में ज्यादा उपज के लिए वो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन उर्वरकों का इतना ज्यादा उपयोग कृषि के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी। इससे छुटकारा पाने के लिए रसायनों को खेतों से बाहर करना होगा, लेकिन ये काम एकदम ही कर देना सही नहीं है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा में धीरे धीरे कमी लानी होगी और उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों की मात्रा बढ़ानी होगी। ऐसा करने से उपज भी बनी रहेगी। नितिन भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। डे 1 से हमने ऐसा बोला नहीं कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे कंसंट्रेट करो, तो आप 70-30, 60-40 ऐसा प्रोग्राम करके अगले 5 साल के लिए हम कैसे सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं, वो दिमाग में रख के हमने ये प्रोग्राम मतलब ये एक्सपेंशन हाथ में लिया। 2020 में ट्रेनिंग के बाद हमने एक्सपेंशन किया। उसके बाद रूरल का माउथ पब्लिसिटी से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रूरल फार्मर का मिल रहा था, पर चैलेंज वही था कि मार्केटिंग एक। तो मार्केटिंग का भी हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद, अर्बन और रूरल करने के बाद, अभी मार्केटिंग का भी हमने अच्छी तरह से अचीव किया है। मतलब हमारा सिटीज़ में भी 1-2-5 किलो में पैकिंग में वर्मी कंपोस्ट जाता है और रूरल में 40 kg का पैक है वो जाता है। उसके बाद KVK की टीम रेगुलर टच में थी हमारे। बाद में हमने फॉस्फो कंपोस्ट करके एक कंपोस्ट इंट्रोड्यूस किया, या फिर वर्मी वॉश उसका कैसे एनरिचमेंट कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें करने के बाद, या फिर जीवामृत हो, तो जीवामृत है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में है उनको बढ़ावा देके 20-30% अपना इल्ड फार्मर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ पे कंसंट्रेट करके हमने वो 4-5 चीज़ जो मार्केट में लाई। नितिन की वर्मी कंपोस्ट यूनिट में नारायणगांव कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका रही है। यहीं से इन्होंने आर्या कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आर्या केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम है जो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के अलावा सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए खासकर ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। केंचुओं का खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षित करते हैं। इसके अंदर हम किसानों को खाद कैसे बनाया जाता है, खाद के लिए क्या क्या करना पड़ता है, शुरुआत से हम मार्केटिंग की तरफ क्या क्या करना होगा, इसका पूरा ट्रेनिंग हम किसान भाइयों को देते हैं। इसके लिए हम हमारे नज़दीक के किसानों को एक संदेशा भेज के ट्रेनिंग का शेड्यूल देते हैं और उसमें किसान भाई हमारे KVK के आकर वो वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग हम 5 से 6 दिन का रखते हैं आर्या के प्रोजेक्ट के अंदर, और स्किल ट्रेनिंग के अंदर ये 25 डेज़ यानी कि 25 दिनों तक हम वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन का यूनिट कैसे सस्टेन होगा फार्मर के लिए, अपने खेती के लिए और बिजनेस के लिए हम बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, इसका पूरा ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया जाता है। उसके हम नव युवकों को ज़्यादा प्रोत्साहन करते हैं, यानी कि वो कृषि क्षेत्र में आए और अपना कृषि क्षेत्र में आके अपना छोटा या बड़ा कारोबार शुरू कर सके। इसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से उनको सहायता भी करते हैं। उसके लिए हम पहले उनको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के अंदर वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुओं का खाद है वो हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या करना होगा, उसके लिए हमें कौन कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करना है, केंचुओं की कौन कौन सी जातियों का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी चीज़ें हम ट्रेनियों को देते हैं। इसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद जो मटेरियल खाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए हम फार्मर्स को क्या क्या चीज़ें लगती है उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। उसमें गोबर आता है,
और अपने जो पीक रहते हैं खेती में, जो हम पीक लेते हैं उसका काड़ी कचरा रहता है, उसका भी इस्तेमाल हम एक केंचुओं का खाद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद वो हमें फार्मर्स को उनके यहाँ पे कौन से मॉडल का या कौन से पद्धति का वर्मी कंपोस्ट यूनिट होना चाहिए, केंचुओं का खाद का पूरा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी हम किसान भाइयों को डिटेल्स में देते हैं। उसके लिए हम शेड कैसा होना चाहिए, शेड में हम प्लास्टिक कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम फार्मर्स को बता सकते हैं। ट्रेज की साइज़ क्या होनी चाहिए, शेड की साइज़ कैसी होनी चाहिए, ये सभी बातें किसानों को बतानी पड़ती है। नितिन का कहना है कि एक तरह के कारोबार से काम नहीं चलता है, बल्कि कई कारोबार मिलाकर किए जाएं तो लगातार आमदनी बनी रहेगी। यही कारण है कि वो देसी मुर्गियां भी पाल रहे हैं और आने वाले समय में शेडनेट के क्षेत्र में भी कदम रखने की सोच रहे हैं। नितिन लंबे समय तक कॉरपोरेट से जुड़े रहे हैं। यहाँ का अनुभव वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग में काम आ रहा है। शायद यही कारण रहा है कि उनका काम कम समय में ही चल निकला है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब वक्त हो चला है नजर डालने का सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। तो आइए आज के सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में बात करते हैं पीएम कुसुम योजना के बारे में। एक ऐसी योजना जिसकी शुरुआत इसी उद्देश्य के साथ की गई कि खेती में जीवाश्म ईंधन की खपत को कम किया जा सके। जी हाँ, हमारे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। तो किस तरह से ये योजना फायदेमंद साबित हो रही है हमारे किसानों के लिए, जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा।
सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सवाल है आपके पास, कोई सुझाव है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, दोबारा देखना चाहते हैं हमारा ये कार्यक्रम आप, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।